हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम। मेरे प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, सारी आंख के जग के तारों और सीबीएसई बोर्ड के प्यारों, मैं कृष्णा हमारे और आपके चैनल फिजिक्स ओम जयगुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और 10th क्लास के लिए मैथमेटिक्स में आज हम लाए हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रियल नंबर्स। चैप्टर नंबर 1 और नाम है रियल नंबर, शॉर्ट में लिख दिया चैप्टर, है ना, रियल नंबर्स। आप बोलेंगे सर रियल नंबर, रियल मतलब तो वास्तविक होता है, तो इसका मतलब कुछ काल्पनिक भी होता है नंबर, इमेजिनरी भी होता है। यस, ये भी होता है। जैसे मान लीजिए 3 लिखा, ये है रियल नंबर। अरे सर, तो इमेजिनरी क्या होता है? ये लीजिए, इसमें आई लगा दीजिए तो ये इमेजिनरी नंबर हो गया। ओह सर, ये तो बड़ी मजेदार बात है, इमेजिनरी भी होता है। यस, होता है, होता है। अरे सर, फिर ये चक्कर क्या है? ये चक्कर ये भैया, कोई भी नंबर लिखा है, हमेशा याद रखिए वो रियल पार्ट होता है उसका, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 3 और प्लस 3i, तो ये कहलाएगा रियल पार्ट। क्या कहलाएगा? रियल पार्ट, वास्तविक, है ना। और ये कहलाएगा इमेजिनरी, इमेजिनरी। तो क्या सर, ये इमेजिनरी आई वाला यही है आई? अरे ठीक है भैया, आई और आई एक जैसा लग रहा है, लेकिन इसको बोलते हैं अयोटा। क्या बोलते हैं? IOTA। ओ सर, ये क्या नई चीज आ गई? इसका क्या इंट्रोडक्शन है? ये क्या बला है? ये बला है ये भैया, देखो, I² = -1, ठीक है ना। इस तरह से इसकी डेफिनेशन दी जाए। और आई निकालोगे तो क्या है? अंडर रूट में आ जाएगा। आई निकाला तो क्या आएगा? अंडर रूट में -1 आ जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखना, इमेजिनरी नंबर की पहचान क्या है? अंडर रूट में यदि माइनस आ जाए तो समझ लीजिए इमेजिनरी नंबर है। और रियल नंबर क्या है, इसकी डेफिनेशन अभी देंगे, लेकिन एक बात याद रखिए, जैसे हमने लगा 3 + 3i, एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट, तो दोनों मिला करके नंबर बना। और ये तो सर आपने कुछ ऐसा कर दिया, मिक्सअप, है ना, कुछ घपलेबाजी कर दी। हाँ, घपलेबाजी कर दी, इसीलिए कुछ कॉम्प्लेक्स हो गया है, तो इसलिए इसको बोलते हैं पूरे को कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। अरे सर, आप ये क्या पढ़ा रहे हो? कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आ गया? हाँ, आगे चले गए क्या? चलो छोड़ देते हैं। अरे सर छोड़ दो, लेकिन हम समझ तो गए ना, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं उसको जिसमें एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। और तो सर फिर अकेला लिखा है, मान लीजिए 3, तो ये क्या है? तो भैया ये रियल नंबर है, क्योंकि आप कह सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हो, लेकिन इसमें क्या है, 3i है, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए, ये इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट, लेकिन ये 0 से मल्टीप्लाई होने की वजह से क्या हो गया, ये पूरा 0 हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो आप चाहें तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स होता है, या फिर नंबर कॉम्प्लेक्स ही होता है। कई बार क्या है कि इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए तो वो रियल नंबर बन जाता है, और रियल पार्ट 0 हो जाए तो इमेजिनरी बन जाता है। जैसे कि ये अभी इसमें क्या है, इसमें भी रियल पार्ट कुछ भी जोड़ दो, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये क्या है, 0 है ये, ठीक है ना। चलो सर, मजा आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ के। और भैया ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन अच्छा सिलेबस में नहीं है, आगे जाके हैं। चलो ठीक है सर, हम समझ गए। नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जिसमें रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट हो, इमेजिनरी पार्ट 0 हो तो रियल नंबर बन गया, रियल पार्ट 0 हो तो इमेजिनरी बन गया। लेकिन हमें तो पढ़ना है रियल नंबर। चलिए भाई, रियल नंबर्स को लेते हैं अब। स्पेशली रियल नंबर क्या है? सबसे पहले आप कल्पना करें एक नंबर लाइन की। देखिए ये लाइन बनी है, देखो ध्यान से, बन गई बन गई बन गई, है ना। इसमें बीच में ले लिया 0, छोटी क्लासेस में पढ़ा था, एक तरफ प्लस के नंबर 1 2 3 और एक तरफ माइनस के, -1 2 -1 -2 -3। अच्छा, तो इसकी शक्ल बना देते हैं, तब शायद कुछ बात समझ में आए। इसे नोट कर लो भाई। हाँ भाई,
एक बनाते हैं नंबर लाइन, ये बन गई नंबर लाइन। ओके, इसमें हो गया ये 0 और इधर हो गया +1, इधर हो गया 2, 3 एंड सो ऑन। ये तो आप जानते हैं प्लस लगाए या ना लगाए, लेकिन प्लस ही माना जाता है। और दूसरी तरफ ले लेते हैं क्या, माइनस के नंबर, -1, -2 और -3, ये सब बन गया क्या, ये बन गया रियल नंबर। ये सो ऑन, ये एरो लगाया है ना, तो ये आगे चलते जा रहे हैं, ये सब मिला करके सब रियल नंबर है। अच्छा सर, इसमें तो पॉजिटिव भी नेगेटिव सब है। हाँ, तो आप ऐसे लिख सकते हो, रियल नंबर के बारे में पहली बात, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर या इंटीजर्स, नंबर भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स बोथ आर एग्जिस्ट इन रियल नंबर। सर आपकी इंग्लिश बड़ी विदेशी है। अरे ठीक है भैया, मतलब समझ लो, इसमें पॉजिटिव भी आता है नेगेटिव भी आता है, बस ये बोल दिया, ठीक है। अच्छा, तो फिर सर जीरो को क्या बोलोगे। हाँ, बात तो सही है, चलो जीरो के बारे में बात करेंगे। पहले आप ये समझ लो, ये पॉजिटिव पूरे पूरे नंबर है, इनको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि ये पूरा पूरा भी है और क्या है, पूरा प्लस का भी है ना, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। और ये क्या कहलाता है, जीरो। इन तीनों को मिला दें तो बन जाता है इंटीजर्स, ठीक है ना। कोई आपसे पूछे भाई इंटीजर्स क्या हैं, तो आप बता दोगे पॉजिटिव नंबर पूरे पूरे 1 2 3, नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 और 0। ओके, तो फिर भाई ये हो गया इंटीजर्स। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव लिख सकते हो या इंटीजर भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अच्छा भाई, और क्या इसमें दिखाई दे रहा है, दिखाई क्या दे रहा है, रैशनल और इरेशनल है। रैशनल इरेशनल नंबर भी इसमें आते हैं, वो होते क्या हैं, पर लिख लेते हैं पहले। रियल नंबर हैविंग बोथ irrational and rational numbers। अरे सर वो तो समझ गए, लेकिन रैशनल इरेशनल क्या होता है। रैशनल इरेशनल चलो बताएंगे, कोई और भी बात लिख लें। नहीं सर, पहले रैशनल इरेशनल बताइए। और हमको याद भी आ रहा है, हमने रैशनल नंबर शायद कहीं पढ़े हैं। ठीक है भैया, चलो रैशनल ले लेते हैं। एक बात याद रखना, ये पॉजिटिव नेगेटिव मैंने यहाँ लिखा है ना, तो इसके बीच में जितने भी नंबर हैं वो भी सब आते हैं। जैसे 0 और 1 के बीच में 1/2 आएगा, वो भी आएगा रियल नंबर में। रियल नंबर बहुत ऐसे पूरा संसार है ना। आपको बता दिया ना शुरू में, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप समझिए पूरे संसार में दो ही तरह के नंबर हैं, कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। इमेजिनरी जो आयोटा वाला आई वाला न हो, तो सबके सब रियल नंबर। तो समझ लीजिए पूरा संसार इसमें समाया हुआ है। यानी कि ऐसा नहीं है कि 1 और 2 3 हो, इनके बीच में बहुत सारे पॉइंट वाले नंबर, डेसिमल वाले नंबर भी आएंगे। अच्छा, बात ये हो रही है कि रैशनल नंबर क्या है। तो देखिए सर, ये तो हमको भी पता है, हमने पहले पढ़ा हुआ है, P/Q, ये रैशनल नंबर का फॉर्मूला है। और यहाँ पर याद आ रहा है एक कंडीशन भी थी, इज नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, लेकिन P और Q क्या है, P और Q इंटीजर्स हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। अच्छा सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, कोई एग्जांपल दोगे। यस, एग्जांपल ले लीजिए, 2/3। अच्छा सर, ये है मैचिंग हो रही। हाँ, 2 क्या है, P की जगह 2 लिख दिया, ये इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है ना, देखो ये रहा। और Q की जगह 3 लिख दिया, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन एक बात याद रखना, अभी अभी हमने बताया है कि इंटीजर में 3 बातें आती हैं, 0 भी आता है। तो 0 नहीं आना चाहिए डिनोमिनेटर में, यानी कि ये
जीरो नहीं है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो ये क्या हो गया, ये रैशनल नंबर हो गया। ओके, ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन और फॉर्मूला टाइप है। इसका मतलब ये हुआ सर, मान लीजिए कहीं पर लिखा है 2/0, तो ये रैशनल नंबर है? नहीं। अरे सर, पी और क्यू आप ही तो बोल रहे हो इंटीजर है, तो 2 क्या है, ये इंटीजर है, 0 क्या है, ये इंटीजर है, तो फिर क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है भैया, ये लिखा है ना, ये कंडीशन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, आपने 0 कर दिया। ओ सर, समझ में आ गया। अच्छा सर, ऐसा हो सकता है 0/2? ये भी नहीं, नहीं ये तो है। ये क्यों है कि न्यूमरेटर के साथ कोई शर्त नहीं है। 0 यहाँ इंटीजर, देखो पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, यानी कि पी इंटीजर, क्यू इंटीजर। देखो 0 इंटीजर है, क्यू इंटीजर है, और 0 डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, क्यू नहीं होना चाहिए। पी तो हो सकता है, न्यूमरेटर में 0 हो सकता है, तो ये रैशनल नंबर है। ठीक है, हाँ सर, अब समझ में आ गया। लेकिन सर, अब इरेशनल नंबर क्या है? हाँ, इरेशनल नंबर क्या है? अच्छा, ऐसे ले लें, √5, √3, √2 पाई, ये इरेशनल नंबर है। अच्छा, ये इरेशनल नंबर है? अरे सर, ये आप क्या कह रहे हो, ये पाई तो 22/7 होता है, ये कहां से इरेशनल नंबर हो गया? हाँ, बात तो सही है, लेकिन भैया पाई 22/7 एक्यूरेटली नहीं होता है, क्योंकि आप लिखते हो ना, पाई की वैल्यू लिखते हो जी 3.14। ओके, तो फिर 22/7 तो सर रेशनल तो लग रहा है। देखो, P/Q की फॉर्म आ गई। 22 क्या है? 22 जो है इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, और ये 0 के इक्वल भी नहीं है डिनोमिनेटर, सर ये रैशनल नंबर होना चाहिए। हाँ, बात तो सही है, ये तो रैशनल नंबर है, तो इसीलिए तो हमने यहाँ नहीं लिखा है, ये हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, ये रैशनल नंबर नहीं, ये क्या है, बोले सॉरी, ये 22/7 जो है वो रैशनल नंबर है, बिल्कुल पक्का है। लेकिन पाई नहीं है, क्योंकि पाई इजिकल टू 22/7 वो अप्रोक्स है, बिल्कुल बराबर नहीं है। जब आप 22/7 को सॉल्व करोगे तो वैल्यू कुछ और आएगी, है ना, जबकि हमें केवल यहाँ तक लिखना है 3.14 तक। अच्छा भाई, चलिए आगे चलते हैं। सर, थोड़ा थोड़ा समझ में तो आया। अब जैसे √2 है, √2 की वैल्यू निकालो तो वो आएगी 1.41, और फिर आगे आता चला जाएगा। अच्छा सर, तो इसका आप समझाना क्या चाह रहे हैं? हम समझाना ये चाह रहे हैं भैया, जैसे 0, 1, 2 है, मान लीजिए 0 और 1 के बीच में कुछ आएगा, चाहे 1/2 बीच से, मतलब बिल्कुल मिडिल से मतलब नहीं, कुछ भी हो जाए, इसके अंदर इतने सारे नंबर है जो अनकाउंटेबल हैं, आप काउंट भी नहीं कर सकते। जैसे 0.1, 0.2, 0.3, है ना, ऐसे 1/2, 1/3, 1/4, मतलब 1 तक जाते जाते बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। मान लीजिए आपने कहा सर 1/2 ले लेते, ठीक है ना, आपने ये बोला। अब 1/2 जो है उसका आंसर क्या आएगा, 0.5। तो अब हम ये देख रहे हैं कि देखिए सर, डेसिमल तो यहाँ भी लगा है और डेसिमल यहाँ भी लगा है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि ये रैशनल है और ये इरेशनल है। तो सर, ये डेसिमल वाले नंबर्स का क्या चक्कर है? हाँ भाई, इसको बताना बहुत जरूरी है। यानी डेसिमल वाले नंबर आए तो हम कैसे पहचानेंगे कौन सा रैशनल है, कौन सा इरेशनल है? तो इसके लिए हमको ये करना पड़ेगा कि डेसिमल वाले जितने भी नंबर हैं उनको 3-4 पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं, फिर उसके आधार पर फैसला करते हैं। देखिए, एक नंबर तो यही हो गया 1/2, एक एग्जांपल तो यही है 1/2 और 0.5, है ना, और ये क्या है, रैशनल है। ठीक है, आर लिख देते शॉर्ट में, इरेशनल के लिए आई लिख जाएंगे सिंबल। अब बात ये आती है कि सर √2 को आपने फिर इरेशनल क्यों कहा, आई क्यों कहा? तो देखिए ध्यान से, √2 है, ये 1.41 और फिर ये आगे आता चला जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसके आंसर में एंड डिजिट नहीं आएगा, आखिरी वाला अंक आएगा नहीं, क्योंकि ये सॉल्व भी नहीं होगा। आप करते जाइए, आता जाएगा आता जाएगा, जैसे हनुमान जी की पूंछ थी ना, ये बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह के नंबर वो इरेशनल में आ गए। किस में आ गए? इरेशनल में। डेसिमल वाले वो नंबर जिनका एंड डिजिट है, जैसे इसमें एंड डिजिट आ गया ना, इसने कह दिया भैया इतना ही काफी है, आगे मत बढ़ो, हो गए ना हम पूरे, तो ये तो रैशनल में आ गया। ये पूरा नहीं हो रहा है, इसका एंड डिजिट आएगा ही नहीं, आप करते चले जाओ।
अच्छा, अब बात आती है, मान लीजिए एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं। एक एग्जांपल हमने लिया 3/2 और एक लिया 2/3। देखिए दोनों में अंतर आ जाएगा। क्या अंतर आ जाएगा? 3/2 है, ये 1.5 आएगा, यानी कि इसका एंड डिजिट आ गया, कंप्लीट आंसर आ गया। तो ये क्या हो गया? ये रैशनल हो गया। इसका निकाल के देखिए तो 0.666 इस तरह से आते चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ यहां भी वही प्रॉब्लम है, यहां भी यही प्रॉब्लम है कि ये आते जा रहे हैं। तो सर ये इरेशनल है क्या? नहीं भैया, ये इरेशनल नहीं है। ओ सर, आप कौन सी रामायण पढ़ा रहे हो? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप यहाँ बोल रहे थे कि ये ऐसे पॉइंट वाला, ये एंड हो गया, ये रैशनल हो गया, आता चला जाए, एंड डिजिट ना आए तो फिर वो इरेशनल में आ गया। इसमें भी तो यही हो रहा है, 0.66 एंड डिजिट कहाँ आ रहा है? हाँ, तो फिर ये नियम बन गया, जिसमें रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है ना, रिपीट हो रहे हैं डिजिट, तो वो रैशनल में आएगा। अच्छा सर एक बार और बता दो। चलो एक बार और बताते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि जीरो, देखो इसमें डेसिमल है और इसमें भी डेसिमल है, √2 वाले में भी डेसिमल है और 2/3 वाले में भी डेसिमल है ना। तो बात यह है कि डेसिमल होने पर ये आई इरेशनल क्यों है और ये रैशनल क्यों है? ये वाला जो है वो रैशनल में आएगा, ऐसा क्यों है? दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? दोनों डेसिमल हैं, डेसिमल वाले नंबर है, दोनों में एंड डिजिट आ नहीं रहा, आंसर आता चला जा रहा है, एंड नहीं हो रहा। आप एक को बोल रहे रैशनल, एक को बोल रहे रैशनल, इसलिए बोल रहे हैं कि एक बार फिर समझ लीजिए, ये सब आते चले जाएं, एंड डिजिट ना आए, खत्म ना हो, और ये भी आता जा रहा है, ये भी खत्म ना हो, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस आ रहा है। इसमें क्या है कि डिजिट रिपीट हो रहा है, रिपीट रिपीट रिपीट, इसलिए ये क्या है, ये रैशनल में डाला और ये वाला इरेशनल। अच्छा सर अब समझ गए। अच्छा और भी कुछ बताना? हाँ एक चीज और बतानी है भैया। देखो ऐसे भी हो सकता है, जैसे 22/7, जैसे इसको सॉल्व करोगे ना तो 3.14, और इसके डिजिट ऐसे आएंगे जैसे इसमें केवल 6 यानी 1 डिजिट रिपीट हो रहा था, इसमें कम से कम 4 या 3 डिजिट ऐसे होंगे, जहां तक मुझे याद है 4 डिजिट ऐसे होंगे, आप सॉल्व करोगे बार बार आएंगे, जैसे 1452 या 1457 बार बार आएगा, बार बार आएगा, 4 डिजिट बार बार रिपीट होंगे ना। तो ये भी किस में आएगा? मतलब कहने का ये है कि जरूरी नहीं है कि एक डिजिट रिपीट हो तभी वो रैशनल है। ऐसा भी हो सकता है कि 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं लगातार, 4 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तब भी वो क्या है, रिपीटेशन की वजह से रैशनल। ओके सर, ओके, समझ गए समझ गए समझ गए। ठीक है भाई, अब समझ गए आप इरेशनल क्या है और रैशनल क्या है, मेरे विचार से समझ में आ गया होगा। कॉपी कर लीजिए। अब आगे चलते हैं, और आप आगे चलने से पहले समझ लीजिए, इससे पहले वाला जो वीडियो हमने बनाया था उसमें इंट्रोडक्शन दे दिया था, इस चैप्टर का पूरे कॉन्सेप्ट दे दिए थे, और आपको ये भी बता दिया था कि उन पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। अब हम एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक है ना, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2। चलिए भाई शुरू करते हैं। हाँ कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 1.2 करा दो, वो छोटी एक्सरसाइज है, 1.1 मत कराओ, क्योंकि 1.2 में एक मजेदार बात ये केवल 3 क्वेश्चंस हैं, देयर आर ओनली 3 क्वेश्चंस। तो सर आप उसको करा दीजिए, मजा आ जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगी, काम खत्म। हाँ अरे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम यही तो प्रैक्टिस करा रहे हैं। हमने एक नई टेक्निक, नई पॉलिसी निकाली है जो यूट्यूब पर आपको किसी भी टीचर के थ्रू शायद ही मिले, है ना। वो नई चीज हमने क्या निकाली है, क्योंकि पेपर अब आ रहे हैं उल्टे सीधे, सीबीएसई का दिमाग घूम गया है, उसे हमारे देश के सभी बच्चों को क्या बनाना है, साइंटिस्ट। सबको बनाना है क्या, सीवी रमन, रेस्पेक्टेड सीवी रमन, जगदीश चंद्र बसु, ओके, नोबेल प्राइज विनर बने। तो फिर उसके लिए क्या है, वो पेपर डाल लें टफ, उल्टा सीधा, कोई सेट टफ कोई सेट इजी। इस बार जो 2 बार 10th क्लास का पेपर हुआ था मैथ्स का, तो फर्स्ट टाइम वाला पेपर बड़ा अजीब आया था, ऑड आया था। तो इस सब का तोड़ निकालने के लिए, इसको जो है दबोचने के लिए हमने एक नई पॉलिसी बनाई है कि कभी कभी हम सिस्टम को ब्रेक करेंगे, यानी सिस्टम से न चल के आउट ऑफ सिस्टम चलेंगे। सिस्टम से भी चलेंगे, आउट ऑफ सिस्टम भी चलेंगे। मतलब कहने का जैसे यहाँ पर आउट ऑफ सिस्टम क्या,
एक्सरसाइज 1.1 नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। अरे सर ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे भैया जब पेपर आता है, पेपर में जब क्वेश्चन आते हैं तो वहां लिखा रहता है क्या ये 1.2 का है, ये फर्स्ट है सेकंड, नहीं कुछ नहीं लिखा रहता। वहां तो रैंडमली कहीं से भी डाल देते, तो वो प्रैक्टिस आपको हो जाएगी, क्योंकि आपने तो दिमाग में एक नक्शा छाप लिया ना, पहले 1.1 फिर 1.2 फिर 2.1। नहीं नहीं, इसको ब्रेक करिए, नहीं ले रहे 1.1, 1.2 लेंगे। और क्या ये समझ में आएगी? बिल्कुल समझ में आएगी। कंपटीशन के लिए तैयार होना है तो इसी तरह से करिए और सिस्टम से भी करिए। चलिए भाई, इसमें देयर आर ओनली 3 क्वेश्चंस। नंबर 1 क्वेश्चन, प्रूव दैट। पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। आपको प्रूव करना है कि √5 कैसा है, इरेशनल नंबर है। तो भाई देखते हैं ये इरेशनल है या नहीं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? देखो भैया, दुनिया को संभालना है तो उल्टे तरीके से चलिए। कई बार उल्टे तरीके से चलो तो दुनिया सीधी हो जाती है, तो वही काम करेंगे। यहाँ पर देखिए इरेशनल है, तो सॉल्यूशन निकालने में हम क्या करेंगे? सबसे पहले कल्पना करेंगे कि ये रैशनल नंबर है। यहां से शुरुआत करेंगे। आप लिख लीजिए, सपोज √5 बी आर रैशनल नंबर। ठीक है ना? ये देखिए लिख दिया रैशनल नंबर। अच्छा सर ठीक है, उल्टा चलते हैं। आप कह रहे हो तो बात मान लेते, फिर देखते हैं क्या होगा। अच्छा भाई, रैशनल नंबर है तो फिर इसका डेफिनेशन के थ्रू हम देखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, √5 इज इक्वल टू A/B, या P/Q लिखते थे, हमने A/B लिख दिया। ठीक है ना? ये तो डेफिनेशन है भाई। और A और B यहाँ पर है को प्राइम नंबर। ओ सर, ये कौन सा नया विलेन आ गया? A एंड B आर को प्राइम नंबर्स है ना सर। ये को प्राइम क्या होता है भैया? को प्राइम का मतलब है जैसे दो नंबर हैं, मान ली पहली बात तो ये अकेला नहीं होता, हमेशा पेयर में हुआ। को प्राइम क्या है? जोड़े से आएंगे, है ना? जोड़े से आएंगे। ओके, अब जैसे कि मान लीजिए 3 और 7, तो ये को प्राइम नंबर क्यों है? क्योंकि इनके फैक्टर करिए। देखिए इसको 1 into 3 लिख लोगे, इसे 1 into 7। तो आप देखेंगे इसमें कॉमन केवल 1 होना चाहिए, कॉमन फैक्टर, है ना? 1 से डिविजिबल होने चाहिए दोनों, इसके अलावा किसी से डिविजिबल नहीं होंगे। यदि हो जाएंगे तो फिर वो को प्राइम नंबर्स नहीं कहलाएंगे। और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपने ले लिया 3 और 8, तो देखिए 3 और 8 को कर दोगे 2 into 2 into 2 और लास्ट में 1। इसी तरह इसको 3 into 1। देखिए ध्यान से, इनमें कॉमन फैक्टर कुछ है? केवल 1 है, बाकी कोई भी इसमें ऐसा नंबर नहीं आ रहा जो दोनों में हो। तो हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे, इसे फैक्टराइजेशन कहते हैं। और इसमें कोई भी कॉमन पार्ट नहीं हो चाहिए 1 के अलावा, है ना? तो ये 1 से डिविजिबल है तो चल जाएगा। वो प्राइम नंबर्स ऐसे होते हैं, समझ गए सर? कोई और नंबर नहीं होना चाहिए जिससे डिविजिबल हो। ठीक है सर, आगे चलिए। सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा? √5b इज इक्वल टू A। स्क्वायर कर दीजिए जरा, तो 5b² इज इक्वल टू A²। ओके सर। अच्छा भाई, अब जो है ध्यान से देखिए, A², ये आप लिख देना। यहाँ पर जब एग्जाम में लिखो ना तो यहाँ लिखना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ये थोड़ा सा एग्जाम में स्टाइल से लिखे, जैसे अभी मैंने लिखा है एंड ऐसे बना दिए, सिंबल मत बनाना, आप पूरा लिखना। ठीक है ना? अच्छा भाई, यहाँ पर देखिए, यदि ऐसे लिखा है तो क्या 5 को हम इधर ले जा सकते हैं? बिल्कुल ले जा सकते हो। इसका मतलब तो ये हो गया A² 5 से डिविजिबल है। यस, इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से इस लाइन से हमें एक कंक्लूजन मिल रहा है, A² इज डिविजिबल बाई 5। और A² है तो भैया A भी डिविजिबल होगा, A इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है ना? अच्छा ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं जनरल फॉर्म, मान लीजिए A इज इक्वल टू
5 से है ना, तो 5 यानी आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो a/5 इजिकल टू 1 आएगा ना। तो a जो 5 से डिविजिबल है, यही तो हम बोल रहे हैं। लेकिन 5 के साथ और भी कुछ हो तब भी चल जाएगा, है ना। जहां पर c क्या है, एक इंटीजर मान लिया, c इज इंटीजर। 1 2 3 हो तो भी डिविजिबल माना जाएगा। तो अब यहां से ये जो a की वैल्यू है इसको शिफ्ट कर दीजिए इस जगह पे, यहां पर रखिए। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 5b² इजिकल टू 5c का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ इधर लिख देता हूं, है ना। जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5b² इजिकल टू 25c²। ये 5 से 25 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो b² इजिकल टू 5c²। देखिए इस लाइन को ध्यान से देखिए और इसको देखिए, ये फॉर्म एक जैसी, एक तरफ स्क्वायर है अकेला, यस, जैसे यहाँ ये था, या b है। दूसरी तरफ 5 है, यस 5 यहाँ भी है, एक और स्क्वायर है, यहाँ भी एक और स्क्वायर है। तो इसका मतलब जो लॉजिकल बातें हमने लिखी थी, एक बार फिर समझ लीजिए कि एक्सरसाइज 1.2 है ना, इसमें लॉजिकल सेंटेंस यानी लैंग्वेज इसमें ज्यादा लिखी जाती है, लॉजिक लगाया जाता है ना। लॉजिक तो आप समझते हो ना, किसी बात को तर्क के द्वारा समझा देना, सिद्ध कर देना। जैसे एक पुरानी कहावत सुनिए ना शास्त्रों में कि पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय, और पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय। इसका मतलब है कोई व्यक्ति धन इकट्ठा कर रहा था, खूब कमा रहा था धड़ाधड़, तो किसी ने उसको रोका, अरे भाई क्यों धन इकट्ठा कर रहे हो। तो उसने कहा कि अरे मेरा लड़का है उसके लिए कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा लड़के के लिए इकट्ठा क्यों कर रहे हो, पुत्र कुपुत्र, ये लड़का खराब निकल गया तो आपके धन को बर्बाद कर देगा, इसलिए कमाओ, खाने पीने लायक कमाओ, एक्स्ट्रा नहीं। और ये लड़का अच्छा निकल गया, कुपुत्र हो गया तब तो बर्बाद करेगा, और सुपुत्र हुआ, पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय, और अच्छा लड़का निकल गया तो वो अपना कमाई लेगा। इसे कहते हैं लॉजिक, है ना। दोनों बातों को सिद्ध कर दिया उसने। तो ऐसे ही इस एक्सरसाइज में आपको कैलकुलेशंस कम है, लॉजिकल सेंटेंस ज्यादा लिखने पड़ेंगे, तो उनको ध्यान से आप समझते। ये मेन पॉइंट है, जैसे ये वाला सेंटेंस है, ये कंक्लूजन है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना, नहीं मार्क्स कट जाएंगे आपके। तो ध्यान दीजिए, मैं बता रहा था ये और ये एक ही फॉर्म है, तो यहाँ जो कंक्लूजन आया वही कंक्लूजन यहाँ आएगा, केवल नाम बदल गए, एक ही जगह के हो गए बी, है ना, बाकी सब यही है, बी की जगह सी है। तो इसका मतलब ये है, ध्यान से देखो, इसे b² 5 इजिकल टू c² लिख सकते हैं, यानी b² क्या है, 5 से डिविजिबल है कि नहीं, बिल्कुल है सर। तो यही वाला कंक्लूजन लिख दीजिए, नाम बदल दीजिए, बस यहाँ लिखोगे आप b², इसलिए b² इज डिविजिबल बाई 5, है ना, और b² है तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो यहां से एक नई चीज ये निकल के आई कि a जो है 5 से डिविजिबल था और b भी 5 से डिविजिबल आ रहा है। अब यहां आकर के एक समस्या ये खड़ी हो रही है कि a भी 5 से डिविजिबल और b भी, यानी कि दोनों का 5 क्या है, कॉमन फैक्टर है, यानी कि ये होना नहीं चाहिए था। पहले लिख ले, दैट इज 5 इज, या ऐसे लिख लीजिए, A and B both are divisible by 5। इसका मतलब क्या निकल रहा है, इसका मतलब ये निकल रहा है 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B, मतलब दोनों का कॉमन पार्ट है, कॉमन फैक्टर है 5 से डिविजिबल। अब लेकिन ये होना नहीं चाहिए था। सर क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि भैया शुरू में हमने क्या लिखा, A एंड B आर को प्राइम नंबर्स, हमने यहाँ डेफिनेशन दी थी, ध्यान से देखो। डेफिनेशन में क्या बताया था कि ये पेयर में होते हैं, इसके अलावा जो नंबर है उनको आप फैक्टर सुन के करें तो ये केवल 1 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। देखो ये, इसके अलावा और कोई कॉमन पार्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां पर कॉमन पार्ट आ गया।
ए और बी 5 से डिविजिबल हैं, यानी 1 के अलावा और किसी से डिविजिबल है। 5 इनका कॉमन फैक्टर है, प्राइम कॉमन फैक्टर, तो वो नहीं होना चाहिए। अरे सर तो फिर क्या करें अब? भैया करें ये कि ये सब गलत, ये गलत आ रहा है, वहां से मैचिंग नहीं हो रही ना, कहाँ मैचिंग हो रही है? इसका मतलब ये आपने को प्राइम नंबर माने थे, तो वहां मैचिंग नहीं हो रही, तो फिर भैया ये सब नहीं है, तो फिर तो ये जो है √5 ये पूरा एजम्पशन ही गलत हो गया। आपने जो कल्पना करी हमने वो गलत, यानी कि ये रैशनल नंबर है ही नहीं। इसका मतलब क्या निकलता है? ये रैशनल नंबर नहीं है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर दिस कंट्राडिक्शन, कहीं लिख दें दिस कंट्राडिक्शन, ये विरोधाभास हो गया ना, कह कुछ रहे थे और उसका विरोधी चीज निकल के आई। कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट्स, छोटे छोटे लेटर्स में लिखे दे रहा हूं, क्रिएट्स, ये कहां से उत्पन्न हुआ? बाई अवर या ड्यू टू अवर, यहां लिखो ड्यू टू अवर, OUR, अवर रॉन्ग, गलत एजम्पशन। बात समझ में आ गई? ये क्या है हमारा? रॉन्ग एजम्पशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि √5 ये रैशनल नहीं है, बल्कि क्या है? दैट इज √5 इज नॉट इरेशनल, सॉरी रैशनल। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यदि हमारा ये एजम्पशन गलत हो गया तो ये रैशनल नहीं है, और इसका मतलब √5 इज इरेशनल। क्योंकि रैशनल नहीं है तो फिर इरेशनल ही तो होगा, वो ही हमको सिद्ध करना था, यहाँ लिख देना हेंस प्रूव। हो गया क्लियर? एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसको सॉल्व करने में हम उल्टे तरीके से चलेंगे। इरेशनल पूछा है, प्रूव करवाए, इस एक्सरसाइज में सारे जितने भी क्वेश्चन है वो सब ऐसे ही प्रूव के लिए कहेंगे भैया इरेशनल सिद्ध करो। तो आप क्या करोगे? आप जो है रैशनल मानोगे, है ना। उसके बाद डेफिनेशन लिखोगे, ये को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर का मतलब 1 के अलावा और किसी से डिविजिबल ना हो, लेकिन यहाँ कंक्लूजन में वो किसी और से डिविजिबल हो जाएंगे, और जैसे ये और से होंगे तो इसका मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं है ए और बी, जबकि हमने माने थे, यानी कि ये रॉन्ग अजम्पशन हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना। तो इसका मतलब है ये रैशनल हो के क्या है? इरेशनल। इस तरह से और क्वेश्चन करेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है भैया? आप नोट कर लो पहले इसको, ठीक है ना। हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 3 + 2√5। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन करते हैं। उसमें दिया है 3 + 2√5, यानी कि अब ये एक्सरसाइज हटाई दे तो आप समझ ही रहे क्या चल रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। वही पहले की तरह आपको प्रूव करना है। देखते हैं क्या करना पड़ेगा इसमें। ये और ज्यादा इजी हो जाएंगे इस तरह के। जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना वो इजी होते हैं ना, इरेशनल। तो तरीका वही है, सॉल्व करोगे तो पहले उल्टा चलोगे। तो भैया सॉल्यूशन लिए लेते हैं, जो वो सॉल्व किया, लिखिए यहाँ लेट बी 3 + 2√5, या इरेशनल है तो आप लिखिए रैशनल है ना। यही तो इसका उल्टा हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि ये इरेशनल रैशनल है तो डेफिनेशन के थ्रू ये A/B आ गया। पहले की तरह वही लिख दीजिए, कॉमन सेंटेंस। मैंने बताया ना इसमें सेंटेंस लिखे जाते हैं लॉजिकल, ये मत भूल जाना, नहीं तो आपके नंबर हो जाएंगे कट। को प्राइम नंबर्स है ना, ये क्या है? A और B को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक। अब आपको ये याद रखना है, मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट वाले ज्यादातर जो पहचानते हैं कि ये रैशनल है, ये दिखाई दे रहा है, उसको देखिए और उसकी वैल्यू निकालिए, उसको अकेला करके उसकी वैल्यू निकालिए। चलो भाई √5 की वैल्यू निकाले है ना। तो पहले 2√5 इधर लिखा है A/B, 3 को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा, और यहाँ पर ये LCM लोगे B, तो ये आ जाएगा A - 3B, ठीक है ना।
इस टू को भी हटा दो क्योंकि अकेला होना चाहिए, जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो क्या होना चाहिए, चल अकेला, चल अकेला। ए माइनस बी और ये बी नीचे लिखा है, इसको हटाइए तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका कुछ एक स्टेप आया। यहाँ पर ए और बी क्या है, इंटीजर्स हैं। ए और बी क्या है, इंटीजर्स हैं, क्योंकि रैशनल मान के चल रहे हो ना। तो यहाँ आप लिखोगे, यही लिखे देते हैं, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। लेकिन जैसे ही आपने इंटीजर्स इनको माना तो न्यूमरेटर भी इंटीजर हो गया, डिनोमिनेटर भी। तो ये तो रैशनल की डेफिनेशन आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो साइड लिखी हुई है 3b/2b, आपको याद है ना p/q, अभी डेफिनेशन में बताया था रैशनल में कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं है और ये इंटीजर भी है। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब है ये इज ए रैशनल नंबर। ये क्या है, रैशनल नंबर। लेकिन एक गड़बड़ क्या हो रही है, बट वी नो, ये हम पहले से जानत रहे। क्या जानत रहे, √5 क्या है, ये इरेशनल है। ये क्या है, इरेशनल है, इरेशनल। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो भैया ये हो गया कि एक तरफ तो आ रहा है इरेशनल, ये आ रहा है इरेशनल, और इधर आ रहा है रैशनल, ये वाला रैशनल, ये रैशनल। तो भैया ये तो कभी हो नहीं सकता, इरेशनल और रैशनल कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है ना। और ऐसा क्यों हुआ, दिस कॉन्ट्राडिक्शन यानी ये विरोधाभास क्यों हुआ, क्योंकि क्रिएट्स, ये कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। एक्चुअली या आप ये और लिख लीजिए, बिकॉज ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू आर, है ना, ये कभी हो ही नहीं सकता। हाँ भाई, तो इसका मतलब ये जो एजम्पशन था वो गलत था, रैशनल जो माना वो गलत था, इसलिए 3+2√5 ये क्या हो गया, इज नॉट रैशनल नंबर। यही तो एजम्पशन माना था आपने उल्टा, लेकिन ये नहीं निकला है ना। दैट इज 3+2√5 इज इरेशनल। ये आपका प्रूव हो गया, हेंस प्रूव लिख दो। तो आपने देखा ये और ज्यादा इजी है ना। इसमें हमने क्या किया, उल्टा माना, फिर उसके बाद में ये जब वैल्यू निकाली, मैंने कहा ना इसको पकड़ के चलिए, अंडर रूट वाले नंबर को, उसकी वैल्यू निकालनी है। ये ध्यान रखना, ये स्टेप बच्चे भूल जाते हैं। तो अंडर रूट वाली वैल्यू निकाली तो ये इंटीजर होने की वजह से ये क्या हो गए, रैशनल हो गए। और इधर ये अंडर रूट वाला हमें मालूम है ये क्या है, ये इरेशनल है। ये दोनों कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, आई इज इक्वल टू आर नहीं होते कभी। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो किसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि हमने जो शुरू में माना था रैशनल वो गलत था, तो ये रैशनल हो गया। चलिए भाई सर बात समझ में आ गई, अब नोट कर लो। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड में दिया हुआ है सबसे पहले 1/√2, इसको प्रूव करना है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रूव दैट 1/√2। क्या प्रूव करना है अब की बार, अब की बार ये अपना भेष बदल रहा है ना, रूप बदल रहा है, यानी कि प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल। मैंने बताया ना सारे क्वेश्चन इरेशनल पर ही हैं। तो आप क्या करोगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले उल्टा मानोगे, लेट बी 1/√2 इज रैशनल। ये IRR लिखा है, रैशनल, ठीक। और यदि ऐसा है तो क्या है, डेफिनेशन के थ्रू ये 1/√2 इज इक्वल टू A/B आ जाएगा, ठीक है ना।
और वो कॉमन सेंटेंस लिखना पड़ेगा, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। इसके बाद में मैंने कहा ना अंडर रूट वाली वैल्यू निकालिए, अंडर रूट को क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालिए, ये 2a और ये b आ जाएगा, अंडर रूट की वैल्यू आएगी v अपॉन a। यहाँ पर भी b और a क्या है, फिर सेंटेंस लिखिए, b एंड a आर इंटीजर्स है ना। तो आपने देखना कितना वही सब रटन विद्या एक तरह से, ये दिए इंटीजर है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज ये इंटीजर तो ये p अपॉन क्यू वाली फॉर्म हो गई, यानी कि ये रैशनल नंबर हो गया, b अपॉन a इज रैशनल नंबर है ना। और बट वी नो, और ये हम पहले से जानते हैं कि भैया जो अंडर रूट 2 है वो क्या है, इरेशनल है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, ये इरेशनल और ये रैशनल, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। यानी कि ये कभी हो ही नहीं सकता, बिकॉज ऑफ लिख देना सेंटेंस है ना, बिकॉज ऑफ यहाँ लिख देना, बिकॉज ऑफ, ये लैंग्वेज शॉर्ट में लिखे हैं, आप मत लिख देना। तो इसका मतलब क्या है, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया भाई, ऐसा आ ही नहीं सकता, तो वही सेंटेंस फिर लिख लिए, दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises due to our wrong assumption। इसका मतलब क्या हुआ, ये रैशनल नहीं है, जो गलत माना हमने, दैट इज 1/√2 इज नॉट रैशनल। और इसका मतलब क्या निकलता है, अंडर 1/√2 रैशनल नहीं है, तो फिर क्या है, इरेशनल, ठीक है ना, इज लगा देना, हो गया प्रूफ। चलिए भाई ये ध्यान रखना, यहाँ पर सेकंड हो गया, अब थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं, सेकंड वाला तो हो गया। मुझे लग रहा है कुछ हमने गड़बड़ कर दिया, क्योंकि 3 इससे पहले वाला था ना, वो शायद सेकंड क्वेश्चन था, पहले वाला हमने करा दिया, अंडर रूट 5 करा दिया, दूसरा वाला क्वेश्चन ये था ना 3 + 2√5, ये दूसरा वाला था, ये तीसरा क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है ना, सॉरी ये थर्ड क्वेश्चन चल रहा है, इसके 3 पार्ट है, देयर आर 3 पार्ट इन थर्ड क्वेश्चन एंड दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। और सेकंड थर्ड लिए लेते हैं ना, सेकंड थर्ड पार्ट और लेते हैं, वो भी इसी तरह के, ज्यादा अंतर नहीं है ना। और सब में मैंने बता ही दिया कि इरेशनल प्रूफ करवाया है, तो भाई सेकंड पार्ट और लीजिए। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है क्या दिया है भैया, 7√5 प्रूव दैट 7√5 इज इरेशनल। इसमें भी वही सारी चीजें करनी है, आप देखोगे इसमें कोई ज्यादा दिमाग वाली बात नहीं है, रटने वाली बात है, याद करने वाली बात है। सॉल्यूशन में वही लिखेंगे, लेट बी, या सपोज कर लिए लेट बी 7√5 इज इरेशनल, मैंने रैशनल, मैंने कहा ना उल्टा मानना है। इसके बाद में डेफिनेशन से लिख दीजिए 7√5 इज इक्वल टू a/b, और यहाँ पर वही पुराना सेंटेंस, a एंड b आर को प्राइम नंबर है ना, को प्राइम नंबर्स। और यहां से मैंने कहा रूट वाली वैल्यू निकाली है, तो अंडर√5 कितना आ जाएगा, a/7b। और यहाँ a और b क्या है, ये इंटीजर्स हैं, a एंड b आर इंटीजर्स, तो ये तो फिर वही पुरानी बात आ गई। इसका मतलब क्या निकलता है, a/7b क्या आ गया, ये रैशनल नंबर आया, रैशनल नंबर, यानी कि ब्रैकेट में r लिख लीजिए, है ना, ये r आ गया, ठीक। बट वी नो, ये तो हम पहले से जानते हैं,
आप ध्यान से देखो तो पहला क्वेश्चन यही था कि अंडर रूट 5 को सिद्ध करिए कि इरेशनल नंबर है, तो ये हम जानते हैं अंडर रूट 5 क्या है, इरेशनल है, बट वी नो अंडर रूट 5 इज इरेशनल, है ना, एंड वी नो ये इरेशनल आई ये कभी भी रैशनल के बराबर नहीं हो सकता। और ये इक्वल क्यों आ गया, दिस कॉन्ट्राडिक्शन डी है, ये टी है, क्रिएट्स अवर रॉन्ग एजम्पशन, है ना, वही पुराना वाला सेंटेंस लिख दोगे। और यदि रॉन्ग एजम्पशन है ये वाला, तो इसका मतलब ये 7√5 क्या है, सो 7√5 इज नॉट अ रैशनल नंबर, है ना। और इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब निकलता है इसलिए 7√5 इज इरेशनल, ठीक है ना। चलिए अब ये सेकंड पार्ट था, एक लास्ट पार्ट इसका और है, इसके बाद एक्सरसाइज आपकी एंड होती है, और इसको कॉपी कर लीजिए। 6 + √2 दिया है, लास्ट पार्ट दिया है 6 + √2, यानी यहां पर लिखा हुआ है 6 + √2, ये आपको प्रूव करना है कि इरेशनल है ना। तो वही पुराना तरीका, वही सब सेंटेंसेस, वही लॉजिक, तो वही सबसे पहले आप सपोज करिए इरेशनल प्रूव करवा तो उल्टा करिए आप, रैशनल है, लेट बी 6 + 2 √2 इज रैशनल, ठीक है ना। और ऐसा है तो डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, 6 + √2 = a/b, वही पुराना लिख दिए, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। देखिए आप सारे सेंटेंस वही आते चले जा रहे हैं। इसके बाद में मैंने कहा अंडर रूट वाली वैल्यू निकाली, हमेशा याद रखिए अंडर रूट वाली वैल्यू निकालिए बस। तो √2 यहाँ क्या हो जाएगा, a/b इधर रखा है, इसको हटाइए क्योंकि अकेला करते हैं ना, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे अकेला करते हैं। b आ गया एलसीएम, तो ये आ जाएगा a-6b। यहाँ पर ये a एंड b क्या है, आर इंटीजर्स, तो इंटीजर्स हैं तो भैया डेफिनेशन से क्या हो गया, ये a-6b अपॉन b, ये आपका हो गया रैशनल नंबर। क्योंकि रैशनल नंबर में यही तो आता था कि डिनोमिनेटर इंटीजर हो और न्यूमरेटर इंटीजर हो, और डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो भाई ठीक है, लेकिन बट वी नो √2 इज इरेशनल। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, तो आप लिखोगे ड्यू टू, तो इसका मतलब क्या, इक्वेशन 1 से I = R आ गया है, रैशनल = रैशनल, और यहाँ लिख देना ड्यू टू, या फ्रॉम लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, लेकिन ये हो नहीं सकता, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना, ये तो हम जानते हैं विच इज नॉट पॉसिबल, यानी कि वी नो I is not = R, इट्स नेवर बी पॉसिबल। इसका मतलब क्या है, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने ये शुरू में जो एजम्पशन किया था रैशनल वाला वो गलत था। दिस कॉन्ट्राडिक्शन, वही पुराना सेंटेंस लिख देते हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब विरोधाभास, एक दूसरे के विपरीत बातें, arises ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption that is, ये जो हमने माना था 6 + √2, क्या माना था
रैशनल माना था, तो ये रैशनल है नहीं, गलत है ये, है ना, नॉट रैशनल। नंबर, और इसका मतलब क्या है कंक्लूजन में, इसका मतलब है 6/6 प्लस √2 क्या है, इज इरेशनल, है ना, वही ये प्रूव करवा रहे हैं, इरेशनल। हैंस प्रूव, है ना, ये आप कॉपी कर लीजिए। और आप देखेंगे इसके साथ आपकी इस एक्सरसाइज का एंड ये खत्म हो चुकी है। अब हम मौज मस्ती मारेंगे। आप समझ गए होंगे क्या इसमें हुआ। 3 क्वेश्चन थे, सबके सब एक जैसे थे और सबको इरेशनल प्रूव करवाया था, उल्टे तरीके से हम चले थे। इसमें ये बात ध्यान रखना, लॉजिकल जो सेंटेंस हैं वो जरूर आप याद कर लेना, जैसे ये, इसी तरह से ये, है ना, ये सब आपको लैंग्वेज याद करनी पड़ेगी या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी मजा आएगा। मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 को लेके चलेंगे, यानी उल्टा चलेंगे। और हमने बता दिया दिस इज अ न्यू पॉलिसी, क्योंकि पेपर जो उल्टे सीधे आते हैं तो हम भी कभी कभी उल्टे सीधे तरीके से चलेंगे। 1.1 को कराना चाहिए था लेकिन 1.2 को करा दिया, अब 1.1 को कल ले लेंगे। और मतलब नेक्स्ट लेक्चर में उम्मीद है कि आप उसे भी समझ पाएंगे, वो इससे भी ज्यादा इजी है ना। अब आप इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद है आपने सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से सुना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर, ओम जय गुरु।